तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा साइंस टेक का क्लास नंबर 10 है और आज की क्लास में हम लोग एनर्जी वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि सिलेबस में आपका लिखा हुआ है एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री, यानी कि देश में ऊर्जा की मांग। इसके अलावा यहीं पे आपका पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत लिखे हुए हैं, यानी कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा टॉपिक में आपका लिखा हुआ सिलेबस में परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, और साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा का इसका गुण और इसका दोष, यानी कि इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इसके अलावा इसी में लिखा हुआ है कि परमाणु नीति की प्रवृत्तियाँ क्या रही है वो पढ़ना है, यानी कि ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी पढ़ना है। और इसी में ही हम लोग को एनपीटी और सीटीबीटी का भी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखिएगा तो सिलेबस में दो तरह का जो है डायमेंशन पढ़ने को मिलता है। एक तो है आपका ऊर्जा क्या है, देश की ऊर्जा मांग क्या है, और पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ना है। और दूसरा आपको न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि जो परमाणु ऊर्जा है, ये भी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है, परमाणु ऊर्जा भी, लेकिन परमाणु ऊर्जा को हम लोग को डिटेल से जानना है, परमाणु ऊर्जा के गुण को भी जानना है, दोष को भी जानना है, और जितना भी परमाणु ऊर्जा से संबंधित जितना भी नवीन जो भी ट्रेंड्स रहा है, प्रवृत्तियाँ रही है, उसको जानना है, इसके गुण और दोष को जानना है। इसके अलावा इससे संबंधित जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लॉ बने हैं उनको जानना है, और लास्ट में हम लोग को एनपीटी और सीटीबीटी का कॉन्सेप्ट इसको भी जानना है। तो अगर हम लोग देखें तो पिछले दो क्लासेस में अगर हम लोग देखें तो वो हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को पढ़े हैं, यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हम लोग सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और लास्ट आपका जैव ईंधन, ये पांच को हम लोग जो है वो मतलब कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़े थे। उसके बाद गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद हम लोग जो है आज से पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये जो है आपका पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, इसमें हम लोगों को कोयला स्रोत, पेट्रोलियम स्रोत, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत ऊर्जा, इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इन सभी को एक एक करके हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जो आपका परमाणु ऊर्जा है, ये आपका बाकायदा एक अलग से टॉपिक भी दिया हुआ है, तो फिर हम लोग को 2 क्लास केवल परमाणु ऊर्जा पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा आपका ये टॉपिक। ये जो टॉपिक है एनर्जी वाला, इसमें टोटल 5 क्लास आएंगे, जिसमें से 2 क्लास में आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत बताया जाएगा, एक क्लास में आपका पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत बताया जाएगा, और फिर 2 क्लास में आपका परमाणु ऊर्जा ये बताया जाएगा। इसमें आपका इसके मेरिट्स और इसके डिमेरिट्स, इसके साथ साथ इसकी जो प्रवृत्तियाँ रही है, ट्रेंड्स रहा है, वो बताया जाएगा, और फिर आपको एनपीटी और सीटीबीटी का कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। तो अगर हम लोग देखें तो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में हम लोग किसको देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कोयला जो है उसके बारे में देखेंगे। देखिए पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में ज़्यादा क्या क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं है, 4-5 को पढ़ना है। जैसे कि पहला हो गया आपका कोयला स्रोत, दूसरा है पेट्रोलियम स्रोत, तीसरा है प्राकृतिक गैस के स्रोत, चौथा है जल विद्युत, और पाँचवा है परमाणु ऊर्जा। और यही पाँचों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है एक एक करके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कोयला जो ऊर्जा है, एनर्जी है, इसके बारे में देखते हैं, कोयला स्रोत के बारे में। तो बोला जा रहा है कि कोयला जो है वो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधनों में से एक है, यानी कि जितना भी हमारे विश्व में जितना भी फॉसिल फ्यूल है मौजूद, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका कोयला ही है। औद्योगिक क्रांति के बाद यह जो ऊर्जा है, औद्योगिक क्रांति हुआ ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसके बाद ये जो है वो ऊर्जा उत्पादन में, परिवहन में, इस्पात निर्माण में और औद्योगिक विकास में ये एक तरह से बेस तैयार किया, यानी कि ये प्रमुख आधार रहा है। तो औद्योगिक क्रांति के बाद से यह यानी कि कोयला ऊर्जा उत्पादन में, परिवहन, इस्पात निर्माण तथा औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार रहा है। भारत में आज भी कुल विद्युत उत्पादन का एक बड़ा भाग कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से ही प्राप्त होता है, यानी कि कोयला से चलने वाले जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं उन्हीं से ही भारत का कुल विद्युत उत्पादन का एक बड़ा भाग इन्हीं से ही प्राप्त होता है। और इसीलिए कोयला ऊर्जा भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी प्रगति का प्रमुख आधार माना जाता है। तो कोयला जो है वो कोयला जो ऊर्जा है वो भारत की ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी, आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और औद्योगिक प्रगति यानी कि इंडस्ट्रियल जो भी है आपका डेवलपमेंट, इसका एक तरह से ये आधार है, यानी कि बेस तैयार करता है। हालांकि कोयले के अत्यधिक उपयोग से
वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि क्षरण और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती है। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप कोयले का अत्यधिक उपयोग करोगे तो ये सभी समस्याएं देखने को मिलती है। और इसलिए वर्तमान समय में स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा संक्रमण पर विशेष जो है वो बल दिया जा रहा है। तो वर्तमान में देखिएगा तो आप पाइएगा कि स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के ऊपर और साथ ही साथ ऊर्जा संक्रमण के ऊपर अब विशेष ध्यान जो है वो बल दिया जा रहा है। अब कोयला से विद्युत का निर्माण कैसे होता है, इसका कार्य प्रणाली क्या है वो देखिए। यहाँ पे छोटा सा मतलब समझाया जा रहा है, आप इसको फिगर में लिखिएगा, है ना, फिगर बना दीजिएगा इसके। जैसे कोयला है, कोयला जो क्या करता है कि बॉयलर का दहन करता है, यानी कि बॉयलर में दहन होता है, बॉयलर में उसको जलाया जाता है। और जैसे वो बॉयलर में जब उसका दहन होता है, यानी जब उसको बॉयलर में जलाया जाता है तो वहाँ से उच्च दाब की एक जो है वो भाप, यानी कि जो है भाप क्रिएट होता है, यानी कि हाई प्रेशर वाला भाप जनरेट होता है। और वो जो भाप है वो टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन जो है वो जनरेटर को चलाता है। और इस तरह से जनरेटर जो है वो आपका क्या करता है, विद्युत उत्पादन कर देता है। और जो विद्युत उत्पादन हो रहा है उसको राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा जाता है। ग्रिड भी आपको बार बार समझाया जा रहा है, दो प्रकार का होता है, एक आपका ऑन ग्रिड, एक आपका ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड जो है वो आपका व्यक्तिगत यूज के लिए होता है, जैसे कि इन्वर्टर। और ऑन ग्रिड जो है वो आपका सामूहिक यूज के लिए होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर, ये सब, समझे ना। तो ऐसे में फिर आपका जो है ये आपका बनता है। तो क्या बोले हम कि कोयला जो है वो बॉयलर में डाला जाता है, बॉयलर में उसको जलाया जाता है, उससे उच्च दाब जो है वो उच्च दाब का जो है वो भाप बनता है। और भाप टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन जनरेटर को घुमाता है और जनरेटर विद्युत उत्पादन करता है। और फिर जो बिजली बना है उसको राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ देते हैं और सबको बिजली का सप्लाई कर देते हैं। अब कोयला निर्माण का जो है वो प्रक्रिया बताया जा रहा है, कोयला का निर्माण कैसे होता है। तो बोला जाता है कि लगभग 30 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व विशाल वनस्पतियां दलदली क्षेत्रों में जब दब जाती है तो उसके बाद लाखों वर्षों तक उसके ऊपर उच्च ताप, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पड़ता है और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। तो उससे उसके प्रभाव में इन वनस्पतियों का कार्बनीकरण होता है और इसी से ही कोयला का जो है वो निर्माण होता है। सिंपल सी बात है, आज से 30 से 35 करोड़ साल पहले जितने भी वनस्पति, जितने भी जीव जंतु आपका दब गया था ज़मीन के भीतर, उसके ऊपर हजारों लाखों वर्षों में अधिकतम तापमान और अधिकतम दबाव के कारण उनका जो है वो कार्बनिक परिवर्तन हो जाता है, वनस्पतियों का कार्बनीकरण हो जाता है और इसी से ही कोयले का निर्माण होता है। निर्माण क्रम की अगर बात कीजिएगा तो देखिएगा, हम लोग जानते हैं कोयला 4 प्रकार का होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रेसाइट होता है। तो जो भी वनस्पति अवशेष होते हैं वो सबसे पहले पीट कोयले में बदलते हैं और पीट से ही लिग्नाइट कोयला बढ़ता है और लिग्नाइट से बिटुमिनस और बिटुमिनस से फिर एंथ्रेसाइट कोयला बनता है। और ऊपर की ओर बढ़ने पर कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है तथा नमी जो है वो कम होती जाती है ऊपर की ओर बढ़ने पर। यानी देखिए, सबसे पहले पीट बनेगा, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर सबसे लास्ट में एंथ्रेसाइट कोयला बनेगा। और एंथ्रेसाइट कोयला में देखिए कि कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है और वहाँ पे नमी कम होगा। और पीट कोयले में कार्बन की मात्रा बहुत कम होगा और उसमें नमी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट वनस्पति से बनाना है। तो वनस्पति से पहले बनेगा पीट कोयला, फिर बनेगा लिग्नाइट कोयला, फिर बनेगा बिटुमिनस कोयला, फिर बनेगा एंथ्रासाइट कोयला। और जो एंथ्रासाइट कोयला होगा वहाँ पे कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी और सबसे नीचे पीट कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा कम होगी और इसमें जल, यानी कि नमी का मात्रा ज़्यादा होगा और एंथ्रासाइट में नमी की मात्रा कम होगी। आगे देखिए, भारत में अगर देखा जाए तो कोयले का जो वितरण है, तो बोला जा रहा है कि भारत के कुल कोयला भंडार का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पूर्वी और मध्य भारत में स्थित है। जी हाँ, प्रमुख अगर हम लोग कोयला क्षेत्र की बात करें तो उसमें बहुत सारे राज्य हैं। जैसे कि झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में झरिया है, बोकारो है, कर्णपुरा है, गिरिडीह है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में तालचेर है, इब्लुवैली है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कोरबा है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, मध्य प्रदेश में आपका सिंगरौली है, तेलंगाना में सिंगरैनी है। ये सभी प्रमुख कोयला क्षेत्र है भारत के। इसके अलावा देखा जाए तो बोला जाता है कि झारखंड जो है ना वो भारत के सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्यों में से एक है। भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड पहले स्थान पे आता है और अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो आपका दूसरा या तीसरा स्थान पे आता है। ये बार आप चेक कर लीजिएगा। और इसी में ही अगर हम लोग देखें, झारखंड में ही जो आपका धनबाद जिला है वहाँ पे आपका जो झरिया कोल क्षेत्र है ये भारत का प्रमुख कोकिंग कोल वाला क्षेत्र है और ये इस्पात उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे ना झरिया कोल फील्ड में देखिए कि यहाँ पे भूमिगत आग, यानी कि कोल माइन वायर, ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर।
तो ठीक है, इसको और भी ज़्यादा आप एलिब्रेट कर दोगे। कोयला ऊर्जा के अगर हम लोग महत्व की बात करें तो याद रखिएगा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा का ये आधार है। यानी कि भारत की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है इसका बहुत बड़ा भाग कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों पर, यानी कि कोयला से चलने वाले जितने भी थर्मल पावर प्लांट है इन्हीं के ऊपर जो है निर्भर है। तो भारत में जितने भी मतलब भारत का जो विद्युत उत्पादन क्षमता है इसका अधिकांश भाग कोयला से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा इसका महत्व की बात की जाए तो बोला जाता है कि लगातार बिजली उपलब्ध कराते रहता है ये। जी हाँ, बेस लोड पावर प्रदान करता है और राष्ट्रीय ग्रिड को ये स्थिर बनाए रखता है। और इसलिए निकट भविष्य में भारत के लिए कोयले का जो विकल्प है वो पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। बोला जा रहा है कि निकट भविष्य में भारत के लिए कोयले का विकल्प पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये सभी जो है वो आपका ना सीमित मात्रा में है। ये सभी नवीकरणीय संसाधन है लेकिन ये आपका सीमित मात्रा में है, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर आप क्या कीजिएगा। दूसरा इसका अगर हम लोग देखें इसका महत्व तो पहले देख लिया, हमारे भारत की ऊर्जा सुरक्षा का ये आधार है। दूसरा कि औद्योगिकीकरण की ये रीढ़ है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये एक तरह से ये बैकबोन है। बोला जाता है कि जितने भी आपके फैक्ट्री है जैसे कि इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम और रेलवे जैसे क्षेत्रों का विकास कोयले पर ही आधारित है। जी हाँ, उदाहरण के लिए बोला जा रहा है कि इस्पात उद्योग में कोकिंग कोल का उपयोग होता है। किसमें? तो लो अयस्क को यानी कि आयरन ओर को गलाने में होता है। इसके अलावा उच्च ताप प्राप्त करने में होता है। तो इस्पात उद्योग में कोकिंग कोयला का यूज किया जाता है आयरन ओर को गलाने के लिए और एकदम पूरा हाई टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तीसरा ये रोजगार सृजन करता है, एक ये भी महत्व है। तो बोला जा रहा है कि कोयला क्षेत्र डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में देखा जाए तो लाखों लोगों को ये रोजगार प्रदान करता है। रोजगार के क्षेत्र की बात करें तो ये आपका खनन में, परिवहन में, मशीनरी में, विद्युत उत्पादन में और कोयला प्रसंस्करण में, यानी कि कोयला प्रोसेसिंग में, इन सभी में आपको रोजगार कहीं ना कहीं देगा ही देगा। विशेषकर झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की अर्थव्यवस्था में इसका जो है वो महत्वपूर्ण योगदान है। आपको डाटा भी देना पड़ेगा। सरकारी राजस्व में वृद्धि करता है। जी हाँ, कोयला खनन से सरकार को रॉयल्टी मिलता है, जीएसटी मिलता है, नीलामी शुल्क मिलता है, खनिज टैक्स मिलता है। इन सभी के रूप में देखिएगा तो भारी भरकम राजस्व यानी कि रेवेन्यू प्राप्त होता है सरकार को। ये हो गया कोयला का महत्व। 4 पॉइंट में बताए हम लोग, सभी 4 को पॉइंट है, चारों पॉइंट का 4 एग्जाम्पल दिए, 4 पॉइंट में क्लियर कर दिए। अब देखेंगे कोयला ऊर्जा के सकारात्मक प्रभाव, फिर देखेंगे कोयला ऊर्जा के नकारात्मक प्रभाव, फिर सरकारी प्रयास देखेंगे, फिर आगे की राह देखेंगे, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये साइंस टेक में ना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको लिखने का डायमेंशन ही बहुत, कंटेंट भी मतलब कंटेंट ज़्यादा रख के भी क्या करोगे, आपको मेंस में लिखने का नहीं मिलेगा ना उतना मौका। कोयला पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, सिंपल। आगे देखिए इसका हम लोग सकारात्मक प्रभाव देखते हैं तो कम लागत पर बड़े पैमाने पर जो है वो बिजली का उत्पादन किया जाता है। यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तुलना में देखा जाए तो कोयले से निरंतर और बड़े पैमाने पर बिजली उत्पन्न की जा सकती है। और इसका परिणाम क्या है कि उद्योगों को यानी कि इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिलेगी और इससे आपका आर्थिक विकास में क्या होगा, तेजी होगा। दूसरा इसका सकारात्मक पक्ष है कि ये ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। यानी कि भारत के पास विशाल कोयला भंडार है, तो ऐसे में इसका परिणाम क्या होगा कि जो आयातित ऊर्जा पर जो हम लोग का निर्भरता है वो कम होगा और इससे हम लोग का जो है वो विदेशी मुद्रा की जो है वो बचत होगी। यहाँ पे डाटा भी दे दीजिएगा आप। आधारभूत संरचना का विकास करेगा, इसका एक सकारात्मक पक्ष है कि कोयला खनन क्षेत्रों में सड़कें, रेलवे, अस्पताल, विद्यालय इन सभी का विकास होता है। यानी कि माइनिंग एरियाज जो भी है कोयला का, वहाँ पे देखिएगा रोड, रेलवे, हॉस्पिटल, स्कूल ये सभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं। क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा देता है। यानी कि बोला जा रहा है कि खनन गतिविधियों के कारण पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ यानी कि इकोनॉमिक जो गतिविधि है, उत्पादन, वितरण और उपभोग, ये क्या होता है, बढ़ता है। तो ये सभी जो है वो कोयला क्षेत्र के सकारात्मक प्रभाव हो गए। अब हम लोग इसका कोयला क्षेत्र के नकारात्मक प्रभावों को देखते हैं। तो याद रखिएगा कि कोयला ऊर्जा के नकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे कि आपका वायु प्रदूषण है। तो बोला जा रहा है कि कोयला के जलाने से निम्नलिखित गैसें निकलती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड और PM2.5 ये सभी निकलता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, तो अस्थमा रोग आता है, फेफड़ों का कैंसर होता है, हृदय का रोग होता है।
इसके अलावा दूसरा इसका नकारात्मक पक्ष है कि नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जलवायु परिवर्तन होता है। तो कोयला विश्व में कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। कोयला को अगर आप जलाइएगा तो ये पूरे विश्व में कार्बन इमिशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करेगा। इसका प्रभाव क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग है, समुद्री जो स्तर है यानी समुद्री का यानी वाटर लेवल जो है सी का वो बढ़ेगा। अनियमित मानसून आएगा, मानसून रेगुलर नहीं रहेगा, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा कुछ रहेगा। सूखा और बाढ़ यानी कि जो भी आपका ड्रॉट और जो फ्लड वाला कंडीशन है वो भी देखने को मिलेगा। इसका और भी है कि भूमि क्षरण इसको भी बढ़ावा देता है, यानी कि ओपन कास्ट जो भी माइनिंग होता है यानी कि ओपन कास्ट खनन के कारण विशाल भूमि क्षेत्र जो है वो प्रभावित होते हैं। इससे इसका परिणाम क्या होता है कि जैव विविधता में यानी कि बायोडाइवर्सिटी में कमी आती है और साथ ही साथ कृषि भूमि जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसका जल प्रदूषण भी होता है इससे। तो बोला जा रहा है कि खनन से निकलने वाले रसायन नदियों एवं भूजल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं और इसका परिणाम क्या होता है, तो इससे पेयजल संकट होता है और जलीय जीवों को नुकसान मिलता है। पांचवा, बहुत बड़े स्तर पर माइग्रेशन यानी कि विस्थापन होता है। तो बोला जा रहा है कि कोयला परियोजनाओं के कारण हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, माइग्रेशन होते हैं। बाद में आप इसी के लिए बहुत सारे विस्थापन और पुनर्वास नीति लाते होंगे, रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट एक्ट लाते होंगे। झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो आदिवासी समुदाय इससे सब बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भूमि अधिकारों का इसमें प्रश्न उठता है फिर कि हम लोग का भूमि का अधिकार है फिर भी आप हमको भूमि से बेदखल कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। और भी प्रॉब्लम है इसमें कि आपका देखते होंगे कोयला क्षेत्र में आग लग जाता है, जैसे झारखंड में झरिया वाला रीजन है। तो बोला जा रहा है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में दशकों से भूमिगत आग यानी कि अंडरग्राउंड फायर लगा हुआ है। इससे प्रभाव क्या है इसका, तो भूमि धंसाव बहुत आम बात है, वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है, जन स्वास्थ्य संकट है। यहाँ से ऐसे ऐसे विषैले गैस निकल रहे हैं ना कि लोगों को जीना मुश्किल हो जा रहा है, ऐसे ऐसे बीमारी हो जा रहे हैं लोग ना कि बताया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग इसमें भारत सरकार की पहल क्या है। तो भारत सरकार की पहल देखेंगे तो बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन लाया गया है। तो राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन लाया गया है जिसका उद्देश्य है कि कोयले को गैस एवं रसायनों में परिवर्तित करना है। तो कोयले को गैस में और रसायनों में परिवर्तित करना है जिसका लाभ क्या होगा, स्वच्छ ऊर्जा में वृद्धि होगी, आयात में कमी होगी। इसके अलावा दूसरा है आपका प्रयास कि सुपर क्रिटिकल तकनीक का जो है वो ईजाद किया जा रहा है, यानी कि जो भी पुराने ताप विद्युत संयंत्र यानी कि जितने भी पुराने थर्मल पावर प्लांट है इनके स्थान पे आधुनिक संयंत्र को, मॉडर्न पावर प्लांट को स्थापित करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर क्रिटिकल तकनीक। इससे लाभ क्या होगा कि अधिक दक्षता बढ़ेगी, यानी कि पहले जो इफिशियंसी था उन लोग का वो अब ज़्यादा बढ़ जाएगा, कम प्रदूषण भी होगा। पहले के देखते होंगे प्रदूषण ज़्यादा फैलाते हैं, अब देखते होंगे नहीं। कोयला खदानों की नीलामी ये भी कर रहा है गवर्नमेंट। तो बोला जा रहा है कि निजी निवेश आकर्षित करने के लिए वाणिज्यिक खनन की अनुमति दे रही है गवर्नमेंट, यानी कि निजी निवेश को यानी कि जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर है इसको आकर्षित करने के लिए सरकार जो है वो कमर्शियल माइनिंग की जो है वो अनुमति दे रहा है। इसके अलावा खदान पुनर्वास ये लाया है गवर्नमेंट, यानी कि खनन के बाद भूमि सुधार और वृक्षारोपण भी करना है। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी है, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो इसमें बोला गया था कि विश्व स्तर पे कार्बन उत्सर्जन को कम करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया था। इसका प्रभाव क्या है कि कोयले पर जो निर्भरता है इसको घटाने का इसमें दबाव दिया गया है। इसके अलावा जब हम लोग कॉप की बात करते हैं यानी कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे बोला जाता है कि COP26 जो हुआ था इसमें आपका फेज डाउन ऑफ कोल इसकी अवधारणा पर जो है वो विशेष बल दिया गया था। इसके अलावा आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है यानी कि IEA, ये बोलता है कि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण एवं ऊर्जा दक्षता पर बल देना है। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे समाधान और आगे की राह क्या है। तो कुछ समाधान आपका अल्पकालिक है, कुछ आपका मध्यमकालिक है और कुछ आपका दीर्घकालिक है। तो बोला जा रहा है कि अल्पकालिक समाधान क्या है कि स्वच्छ कोयला तकनीक पे बढ़ावा दीजिए, सुपर क्रिटिकल संयंत्रों में को आप प्रमोट कीजिए, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण बनाइए। मध्यमकालिक क्या है कि कोयला का गैसीकरण कीजिए, कार्बन कैप्चर तकनीक अपनाइए। दीर्घकालीन उपाय क्या है, सौर और पवन ऊर्जा विस्तार कीजिए, हरित हाइड्रोजन स्कीम लाइए। इसके अलावा ऊर्जा भंडारण तकनीक इसको भी ज़्यादा बृहद कीजिए, बढ़ाइए। अब हम लोग इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो बोला जाता है कि भारत के लिए कोयला एक आवश्यक बुराई यानी कि नेसेसरी एविल की तरह है, यानी कि आवश्यक भी है और ये एक तरह से आपका बुराई भी है। ये तो वही हो गया रिश्तेदारों की जैसा हो गया, वो आपके रिश्तेदार भी आपके सगे भी है और आप ही का बुराई भी कर रहे हैं, तो वही चीज़ है ना। उनके बिना आप रह भी नहीं सकते हो और उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो।
वही चीज़ है। तो भारत के लिए कोयला जो है वो एक आवश्यक बुराई यानी कि नेसेसरी एविल की तरह कार्य करता है, और एक ओर यह ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिकीकरण और रोजगार का आधार है, वहीं दूसरी ओर यह प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण भी है। और इसीलिए भारत को कोल टू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की रणनीति अपनानी होगी, और जिसमें ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकेगा। फिर बोला जा रहा है निष्कर्ष में ही, कोयला ऊर्जा ने भारत के आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है तथा वर्तमान में भी देश की ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, किंतु जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए स्वच्छ कोयला तकनीक, कार्बन कैप्चर, कोयला गैसीकरण तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार को समानांतर रूप से आगे बढ़ाना आवश्यक है, और यही भारत को ऊर्जा सुरक्षा, हरित विकास और सतत विकास के मार्ग पर आगे ले जाएगा। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो आपका ऊर्जा का परंपरागत स्रोत था कोयला के बारे में, वो हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग एक नए स्रोत की ओर चलेंगे, जो है आपका पेट्रोलियम ऊर्जा यानी कि पेट्रोलियम एनर्जी के बारे में। भारत में इसका महत्व क्या है, प्रभाव क्या है, चुनौती क्या है, संभावनाएं हैं क्या है, ये सभी देखेंगे। सबसे पहले इसका प्रस्तावना देखते हैं। तो बोला जाता है कि ऊर्जा जो है वो किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण तथा सामाजिक प्रगति का आधार होती है, और आधुनिक विश्व की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पेट्रोलियम पर आधारित है। परिवहन, उद्योग, कृषि, रक्षा, पेट्रोकेमिकल तथा ऊर्जा उत्पादन जैसे अनेक क्षेत्रों में पेट्रोलियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसी कारण पेट्रोलियम को काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, तथा आधुनिक अर्थव्यवस्था का जीवन रक्त यानी कि लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी भी कहा जाता है। कितना अच्छा है ये, बताइए। तो फिर इसमें बोला जा रहा है कि पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल है, और साथ ही साथ ये आपका अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है यानी कि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी स्रोत है यानी कि सोर्स है, जिसका निर्माण करोड़ों वर्षों पूर्व समुद्री जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेषों से हुआ है। यानी कि जैसे कोयला बना है ठीक उसी तरह पेट्रोलियम भी बना है। वर्तमान समय में यह विश्व की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रमुख स्रोत है, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण तथा ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है। अब देखते हैं हम लोग पेट्रोलियम ऊर्जा का निर्माण कैसे हुआ है। तो याद रखिएगा कि पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो लाखों वर्षों तक समुद्री जीवों, शैवालों तथा वनस्पति के अवशेषों पर अत्यधिक दाब, अत्यधिक ताप इसके प्रभाव से होता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम का निर्माण लाखों वर्षों से समुद्री जीव, शैवाल और वनस्पति जो भी समुद्र के नीचे सेडिमेंटेशन के रूप में दबे हुए हैं, उनके ऊपर अत्यधिक दाब और ताप के कारण वो पेट्रोलियम ऊर्जा में बदल जाते हैं। इनकी निर्माण प्रक्रिया कैसी है, तो समुद्री जीव और वनस्पति जब वो ज़मीन में दब जाते हैं यानी कि तलछटों में दब जाते हैं, तब उनके ऊपर लाखों करोड़ों साल के बाद देखिए कि बहुत ज़्यादा ताप और बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। ऐसे में वो हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं, और हाइड्रोकार्बन जो है वो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल में बदल जाता है, और जो क्रूड ऑयल जो है उसी से आपका पेट्रोलियम और गैस का निर्माण होता है। पेट्रोलियम ऊर्जा का महत्व क्या है, तो ये भी आपका ऊर्जा सुरक्षा का आधार है, परिवहन क्षेत्र की रीढ़ है, औद्योगिकीकरण का ये आधार है, कृषि क्षेत्र में योगदान है, और राष्ट्रीय सुरक्षा में ये सामरिक महत्व भी रखता है। ये सभी पॉइंट देखिएगा, और यही सब पॉइंट जो है वो आपका कोयला में भी था, और यही सब पॉइंट यहाँ पे भी है। तो पेट्रोलियम ऊर्जा का महत्व देखेंगे। पहला, ऊर्जा सुरक्षा का ये आधार है, यानी कि बोला जा रहा है कि पेट्रोलियम भारत की ऊर्जा व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। परिवहन, उद्योग और रक्षा क्षेत्र इसकी निरंतर उपलब्धता पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्री है, और जो भी आपका रक्षा क्षेत्र है, इसकी उपलब्धता पर ही डिपेंड करते हैं। और किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी उसके ऊर्जा संसाधनों से जुड़ी होती है। इसलिए पेट्रोलियम ऊर्जा सुरक्षा का प्रमुख आधार माना जाता है। दूसरा है आपका परिवहन क्षेत्र की रीढ़ है, यानी कि बोला जा रहा है कि पेट्रोल, डीजल एवं विमानन ईंधन यानी कि ATF ये आपका आधुनिक परिवहन व्यवस्था का क्या है, एक तरह से आधार है। और सड़क, रेल, वायु एवं समुद्री परिवहन मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पादों पर ही डिपेंड करते हैं। और व्यापार,
पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधियों के विस्तार में पेट्रोलियम की ही केंद्रीय भूमिका होती है। अब देखिएगा तो ये परिवहन क्षेत्रों की एक तरह से रीढ़ है, कैसे है वो यहाँ बताया गया है। तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि औद्योगिकीकरण का ये आधार है, यानी कि पेट्रोलियम केवल ईंधन नहीं बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्रदान करता है, रॉ मटेरियल भी देता है। पेट्रोकेमिकल उद्योग से प्लास्टिक बनता है, रबर, कृत्रिम रेशे, उर्वरक, पेंट, डिटर्जेंट, दवाइयाँ और हजारों प्रकारों के औद्योगिक उत्पाद यानी कि इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट बनाए जाते हैं पेट्रोकेमिकल्स उद्योग से। कृषि क्षेत्र में इसका योगदान है, यानी कि आधुनिक कृषि में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सिंचाई पंप, थ्रेशर, कृषि परिवहन संसाधनों के संचालन के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त रासायनिक उर्वरकों के रूप में भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांचवा पॉइंट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक महत्व इसका है कि युद्धपोत हो गया, लड़ाकू विमान हो गया, टैंक हो गया, सैन्य वाहन हो गए, इन सभी के संचालन के लिए पेट्रोलियम क्या है, आवश्यक है। और इसी कारण पेट्रोलियम को रणनीतिक संसाधन यानी कि स्ट्रेटेजिक रिसोर्स भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं भारत में पेट्रोलियम संसाधन ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है। तो बोला जा रहा है कि भारत में पेट्रोलियम के भंडार जो है वो सीमित है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र देश की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देते हैं। हमारे यहाँ सीमित क्षेत्र, हमारे यहाँ क्षेत्र बहुत कम है, इसलिए तो हम लोग को ये जो है पेट्रोलियम आयात करना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग देखें भारत के तेल क्षेत्र, यहाँ पे आप मैप बना के इसको वहाँ पे शो कीजिएगा। जैसे कि महाराष्ट्र में है मुंबई हाई, असम में है डिगबोई, असम में ही है आपका नाहर कटिया, इसके अलावा कृष्णा गोदावरी बेसिन, गुजरात में है आपका कंबे बेसिन और राजस्थान में है आपका बाड़मेर। इसके अलावा प्रमुख शोधन सलाएँ देखिए, शोधशाला जो भी है यानी कि शोधनशालाएँ, जैसे गुजरात में आपका जामनगर में गुजरात में है, इसके अलावा बिहार बरौनी में आपका है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हल्दिया में है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में है और उड़ीसा के पारादीप में है। यहाँ पे क्या क्या है वो देख लीजिएगा एक बार। पेट्रोलियम ऊर्जा के सकारात्मक प्रभाव देखेंगे, फिर हम लोग नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। तो बोला जा रहा है कि आर्थिक विकास में ये क्या करता है, योगदान देता है। औद्योगिक उत्पादन में भी ये वृद्धि करता है, ये सभी देखेंगे। तो इसका आर्थिक विकास में योगदान क्या क्या है वो देखेंगे। फिर आपका रोजगार सृजन में इसका योगदान है। उसके बाद उच्च ऊर्जा घनत्व में भी इसका योगदान है। आसान परिवहन और भंडारण की व्यवस्था में इसका योगदान है। बहुउद्देशीय इसका उपयोग भी है, ये सभी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये आपका आधारभूत संरचना का विकास करने में भी इसका योगदान है। फिर हम लोग पेट्रोलियम ऊर्जा के नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। ठीक, पहले तो इसका सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। पहला क्या है कि ये आपका आर्थिक विकास में योगदान देता है, यानी कि बोला जा रहा है कि पेट्रोलियम क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और यह उद्योगों, परिवहन एवं सेवा क्षेत्र को क्या करता है, तो गति प्रदान करता है। साथ ही साथ इसका परिणाम क्या होता है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती है, निवेश आकर्षित होता है, आर्थिक विकास में क्या होती है, तेजी होती है। दूसरा पॉइंट, रोजगार सृजन होता है, यानी कि पेट्रोलियम उद्योग अन्वेषण, उत्पादन, शोधन, परिवहन और विपणन यानी कि खरीद बिक्री से इस क्षेत्र में लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या मिलता है, रोजगार प्रदान किया जाता है। उच्च ऊर्जा घनत्व होता है, यानी कि पेट्रोलियम की थोड़ी मात्रा से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और यही कारण है कि परिवहन क्षेत्र के लिए यह उपयुक्त ईंधन माना जाता है। चौथा है आपका आसान परिवहन और भंडारण, यानी कि तेल के पाइपलाइन को जहाज, रेल और टैंकरों के माध्यम से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। पांचवा इसका बोला जा रहा है कि बहुउद्देशीय इसका उपयोग है, यानी कि पेट्रोलियम केवल ऊर्जा के स्रोत नहीं है बल्कि आधुनिक उद्योगों का ये बेस भी है, यानी कि आधार भी है। जैसे कि इसका उपयोग प्लास्टिक उद्योग में, सिंथेटिक फाइबर के रूप में, उर्वरक के रूप में, दवाइयाँ, सड़क निर्माण, रसायन उद्योग सभी क्षेत्र में होता है। साथ ही साथ ये आधारभूत संरचना का विकास करते हैं, यानी कि पेट्रोलियम आधारित जो ऊर्जा परिवहन है ये आपका बोला जा रहा है कि इसके निर्माण और औद्योगिक विकास की गति को ये क्या करता है, गति प्रदान करता है, जिससे आधारभूत संरचना का विस्तार होता है। यानी कि पेट्रोलियम आधारित जो ऊर्जा परिवहन है इसके निर्माण से क्या होता है, औद्योगिक विकास को गति मिलता है और इससे आधारभूत संरचना का क्या होता है, विस्तार होता है। अब हम लोग पेट्रोलियम ऊर्जा के कुछ नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। सकारात्मक प्रभाव तो देख लिए हैं, अब हम लोग कुछ नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। तो पहला नकारात्मक प्रभाव जलवायु परिवर्तन। तो बोला जा रहा है कि पेट्रोलियम के दहन से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है जो कि ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देती है। इसका परिणाम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र स्तर में वृद्धि, सूखा और बाढ़, साथ ही साथ हिमनदों का पिघलना यानी ग्लेशियर का पिघलना।
दूसरा इसका नकारात्मक प्रभाव है वायु प्रदूषण, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादों के दहन से विभिन्न प्रदूषक गैसें उत्सर्जित होती है। और प्रमुख प्रदूषक गैस कौन कौन है? CO2 है, NOx है यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, और PM2.5 है। प्रभाव क्या है? इससे आपका अस्थमा होगा, फेफड़ों की बीमारी होगी, अम्लीय वर्षा होगा और आपका हृदय रोग होगा। तीसरा इसका समस्या है जल प्रदूषण, यानी कि तेल रिसाव यानी कि ऑयल स्पिल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर क्षति पहुंचाता है। और इसका प्रभाव क्या होगा कि समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाएगी, यानी कि जब आपका तेल रिसाव होगा समुद्रों में तो इससे आपका समुद्री जो इकोसिस्टम है वो आपका खराब हो जाएगा, और इससे इफेक्ट क्या होगा? समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाएगी, मत्स्य उद्योग प्रभावित होगा, और समुद्री जैव विविधता में क्या होगी? कमी होगी। उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि डीप वाटर हॉरिजॉन ऑयल स्पिल, यानी कि डीप वाटर हॉरिजॉन ऑयल स्पिल, इससे प्रॉब्लम हो रहा है, ये एग्जांपल दे दिए। आयात निर्भरता, यानी कि भारत अपनी तेल आवश्यकता का अधिकांश जो भाग है वो आयात करता है। इससे परिणाम क्या होगा कि विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा और चालू खाते का जो है घाटा, यानी कि मतलब कि डेफिसिट ऑन करेंट अकाउंट ये बढ़ेगा। साथ ही साथ वैश्विक मूल्य में उतार चढ़ाव ये भी प्रभाव देखने को मिलता है। भू राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिलती है, यानी कि पेट्रोलियम संसाधनों पर नियंत्रण के लिए देशों के बीच में संघर्ष उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए गल्फ युद्ध, पश्चिम एशिया संकट, रसिया यूक्रेन युद्ध, ये सभी संसाधनों का भी क्षय होता है, यानी कि पेट्रोलियम जो है वो एक अनवीकरणीय संसाधन है और इसके अत्यधिक दोहन से भविष्य में ऊर्जा संकट उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न होगा। भारत पे पेट्रोलियम ऊर्जा का प्रभाव क्या है? इसका कुछ आर्थिक प्रभाव है, जैसे कि आपका आर्थिक प्रभाव देखा जा रहा है सकारात्मक के रूप में, फिर आपका देखेंगे हम लोग आर्थिक प्रभाव नकारात्मक के रूप में। सकारात्मक में बोला जा रहा है कि ये औद्योगिकीकरण को गति देगा, रोजगार सृजन करेगा, राजस्व में वृद्धि करेगा, परिवहन विकास करेगा। इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है कि आयात बिल में वृद्धि करेगा, मुद्रास्फीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। फिर इसका सामाजिक प्रभाव देखेंगे, वो भी सकारात्मक और नकारात्मक। सामाजिक प्रभाव यानी कि लाइफ स्टैंडर्ड में, जीवन स्तर में सुधार होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क बढ़ेगा। नकारात्मक प्रभाव क्या है कि प्रदूषण जनित समस्याएं जो है वो स्वास्थ्य समस्याएं जनरेट होगी, शहरी प्रदूषण होगा। पर्यावरणीय प्रभाव देखेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव क्या है कि ये ऊर्जा उपलब्धता होगा, लेकिन नकारात्मक है कि कार्बन उत्सर्जन होगा, वायु और जल प्रदूषण होगा, पारिस्थितिकी क्षति होगी। भारत सरकार की पहल देखेंगे तो सामरिक पेट्रोलियम भंडार, जिसको हम बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि SPR, इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये ऊर्जा संकट और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए ये तेल का भंडारण करेगा। और इसका प्रमुख केंद्र विशाखापट्टनम में है, मंगलुरु में है और आपका पादुर में है। इसके बाद दूसरा बोला जा रहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, यानी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जो आपका प्रोग्राम है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम यानी कि EBP, ये आपको बताया गया था। यानी कि हम लोग पहले देखे थे कि आपका पेट्रोल में 10% एथेनॉल को मिलाया जाता था, अब 20% का टारगेट रखा गया है। यानी कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर आयातित तेल पर जो है निर्भरता को कम करना है। इससे लाभ क्या होगा? किसानों की आय में वृद्धि होगी, प्रदूषण में कमी होगा और विदेशी मुद्रा की क्या होगी? बचत होगी। इसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति आया था 2018 में, तो बोला जा रहा है कि जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये नीति जो है वो लाया गया था। इसके अलावा आपका राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन भी चलाया गया था और बोला जाता है कि भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा ऊर्जा संक्रमण नीति, यानी कि बोला जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर क्रमिक परिवर्तन हम लोग को करना है। और इसके लिए कुछ कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी है, जैसे कि आपका OPEC है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि वैश्विक तेल उत्पादन और कीमतों को प्रभावित करने वाला ये प्रमुख संगठन है। इसके अलावा आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, ये ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देती है। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था कि कार्बन उत्सर्जन में कमी करना है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है, इसके लिए वैश्विक समझौता हुआ था। इसके अलावा आपका COP हुआ था, यानी कि ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण के लिए वैश्विक ये मंच तैयार करता है। चुनौती क्या है? तो हमारे पास चुनौती है कि आयात निर्भरता, मूल्य अस्थिरता, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, भू राजनीतिक जोखिम, घरेलू जो है सीमित घरेलू भंडार। भविष्य की संभावनाएं क्या है? तो ये आपका अल्पकाल के लिए, मध्यम काल के लिए, फिर आपका दीर्घकाल के लिए। तो भविष्य की संभावनाएं अल्पकाल के लिए क्या है कि पेट्रोलियम की मांग बनी रहेगी, परिवहन क्षेत्र में इसकी प्रमुख भूमिका रहेगी। मध्यम काल में आप एथेनॉल मिश्रण कीजिए, आप जैव ईंधन को बढ़ावा दीजिए, CNG और आपका LNG
जो आपका देखिए सीएनजी जो गैस है और आपका एलएनजी जो गैस है, इसका विस्तार कीजिए। दीर्घकाल में क्या है कि आप इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट कीजिए, हरित हाइड्रोजन को प्रमोट कीजिए, सौर और पवन ऊर्जा को प्रमोट कीजिए, कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी को प्रमोट कीजिए। आलोचनात्मक विश्लेषण इसका देखिएगा कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए निकट भविष्य में पेट्रोलियम का महत्व जो है वो बना रहेगा, क्योंकि परिवहन उद्योग एवं राष्ट्रीय सुरक्षा इसकी उपलब्धता पर ही निर्भर करते हैं। किंतु बढ़ती आयात निर्भरता, पर्यावरण क्षति एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां ऊर्जा संक्रमण की आवश्यकता को रेखांकित करती है, और इसीलिए भारत को ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करते हुए पेट्रोलियम के विवेकपूर्ण उपयोग तथा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विस्तार में दिशा बढ़ाने का जो है वो आवश्यकता है। यानी कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विस्तार की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इसका निष्कर्ष क्या है कि पेट्रोलियम ऊर्जा ने आधुनिक सभ्यता, औद्योगिकीकरण, परिवहन तथा वैश्विक आर्थिक विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया है और वर्तमान में यह भारत की ऊर्जा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। किंतु इसकी सीमित उपलब्धता एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को देखते हुए ऊर्जा के वैकल्पिक एवं स्वच्छ स्रोतों की ओर संक्रमण समय की मांग है। अतः पेट्रोलियम का संतुलित उपयोग, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि तथा हरित ऊर्जा के विकास के माध्यम से ही भारत सतत एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य का जो है वो निर्माण कर सकता है। समझ में आया? ये इसको आप याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है, 2 ठो अभी कंप्लीट हुआ, 2 ठो और आपको बतलाना है। तो देखिए, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में हम लोग प्राकृतिक गैस देख चुके हैं, कोयला हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, वो है आपका प्राकृतिक गैस नहीं, हम लोग देखें अभी क्या, तो हम लोग देखें अभी हम लोग पेट्रोलियम और कोयला देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस ये भी आपका ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, तो इसके बारे में देखेंगे। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बोला जा रहा है कि वर्तमान युग को ऊर्जा का युग कहा जाता है। जी बिल्कुल सही बात है। और किसी भी राष्ट्र की जो आर्थिक प्रगति है, औद्योगिक विकास है और कृषि उत्पादन या फिर परिवहन व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा उसकी ऊर्जा उपलब्धता पर ही निर्भर करती है। और विश्व में बढ़ती ऊर्जा मांग एवं पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के रूप में उभरकर जो है वो सामने आई है। जी हाँ, प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है, यानी कि फॉसिल फ्यूल है, जिसका मुख्य घटक क्या है, तो वो है आपका मीथेन यानी कि CH4 है। कोयला एवं पेट्रोलियम की तुलना में यह कम कार्बन उत्सर्जन करती है और इसलिए इसे हरित जीवाश्म ईंधन यानी कि ग्रीन फॉसिल फ्यूल तथा संक्रमणकालीन ईंधन यानी कि ट्रांजिशन फ्यूल कहा जाता है। यानी कि ये संक्रमणकालीन फेज है, यानी कि एक बहुत बड़े बदलाव की एक दौर है। वर्तमान में प्राकृतिक गैस ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण तथा सतत विकास के बीच संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा रही है। प्राकृतिक गैस का उत्पत्ति और इसका निर्माण कैसे होता है वो देखिए पहले। तो बोला जा रहा है कि प्राकृतिक गैस का निर्माण करोड़ों वर्ष पूर्व समुद्री जीवों, शैवालों तथा वनस्पतियों के अवशेषों के तलछटी चट्टानों के नीचे दबने तथा अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप के प्रभाव से हुआ है। और समय के साथ इन जैविक पदार्थों का जो है वो रूपांतरण हाइड्रोकार्बन में हो गया है, और जिसे प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम का जो है वो जिससे क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। समझे? जैसे कोयला बन रहा है उसी तरह सेम आपका पेट्रोलियम बन रहा है, उसी तरह सेम आपका प्राकृतिक गैस भी बन रहा है। इसका डायग्राम देखिएगा कि सबसे पहले समुद्री जीव और जो भी वनस्पति है वो तलछटों के नीचे क्या होंगे, दब जाएंगे। उसके बाद वो लाखों वर्षों तक उनके ऊपर अत्यधिक ताप और दबाव बढ़ेगा, तो ऐसे में वो हाइड्रोकार्बन में बन जाएंगे, और हाइड्रोकार्बन से ही आपका जो है वो प्राकृतिक गैसों का निर्माण हो जाएगा। ये आप प्रक्रिया बता दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, इसमें आपको घुसना नहीं है, पूरा साइंस नहीं पढ़ना है इसके भीतर, बस आपको केवल आपको बताकर आगे बढ़ जाना है। समझे ना? 1 मिनट रुकिए जरा सा।
अब देखेंगे प्राकृतिक गैस का महत्व। तो बोला जा रहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को ये सुदृढ़ करता है, साथ ही साथ स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल ईंधन बनाता है। इसके अलावा औद्योगिक विकास के आधार है, बिजली उत्पादन में भूमिका देता है, साथ ही साथ शहरी और घरेलू जीवन में ये क्या करता है, योगदान देता है। यही 5 डायमेंशन में इसको देखना है। तो पहला क्या है, प्राकृतिक गैस का महत्व देख रहे हैं, जिसमें पहला क्या है, ये ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाता है। यानी कि ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ है किसी देश को उसकी आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा के नियंत्रण और सुलभ आपूर्ति प्राप्त होती रहे। भारत में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में प्राकृतिक गैस ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा प्रणाली तेल एवं कोयले पर अत्यधिक निर्भरता को क्या करती है, ऐसे में कम कर सकती है और इसके उपयोग से भारत की ऊर्जा आपूर्ति अधिक स्थिर और साथ ही साथ सुरक्षित बन सकती है। विशेष रूप से गैस आधारित बिजली संयंत्र ऊर्जा मांग और ऊर्जा आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने में क्या है, एक तरह से सहायक होते हैं। दूसरा पॉइंट, स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल ईंधन प्रदान करता है। यानी कि प्राकृतिक गैस को सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल माना जाता है। कोयले की तुलना में ये 50 से 60% कम कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करती है और इसके दहन से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, राख यानी कि ऐश जैसी कोई भी प्रदूषक सामग्री उत्पन्न तो होती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में निकलती है। और यही कारण है कि प्राकृतिक गैस वायु प्रदूषण को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नियंत्रित करने में सहायक है। देखिए, ये भी वायु प्रदूषण करेगा, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए, मतलब कि कोयला और ये पेट्रोलियम से, तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम करेगी। ठीक है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि दिल्ली, मुंबई और अन्य भी जो महानगर है वहाँ पे सीएनजी आधारित सार्वजनिक परिवहन, यानी कि एकदम पूरा देखोगे कि सार्वजनिक परिवहन वहाँ ट्रांसपोर्टेशन ऐसे ही चल रहा है। परिवहन व्यवस्था वायु प्रदूषण को कम करने में सफल उदाहरण भी है। इसके अलावा देखिएगा कि ये आपका तीसरा बता रहा है कि औद्योगिक विकास के आधार है। यानी कि प्राकृतिक गैस अनेक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल एवं ऊर्जा स्रोत है और उर्वरक उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग, इस्पात उद्योग, आपका सीमेंट उद्योग तथा बिजली उत्पादन क्षेत्र में इसका जो है वो व्यापक उपयोग होता है। इसके अलावा उर्वरक उद्योग यानी कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसमें अमोनिया और यूरिया निर्माण के लिए प्राकृतिक गैस का भी निर्माण किया जाता है और इससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ जो आपका फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा है, इसको भी मजबूती प्रदान होता है। इसके अलावा देखिएगा कि बिजली उत्पादन में भी ये भूमिका निभाती है। यानी कि बोला जा रहा है कि गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की तुलना में अधिक दक्ष एवं पर्यावरण अनुकूल होते हैं। उनका एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहता है इनका और ये पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं और इन संयंत्रों को कम समय में चालू और बंद भी किया जा सकता है। इसलिए ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी कि सौर और पवन ऊर्जा के पूरक के रूप में ही कार्य करते हैं। जी हाँ, उन्हीं की जैसा ही है। ऊर्जा संक्रमण के दौर में गैस आधारित संयंत्र बिजली ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही बात है। पांचवा पॉइंट है कि शहरी और घरेलू जीवन में इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। जैसे कि प्राकृतिक गैस जो भी आपका पीएनजी है यानी कि पाइप नेचुरल गैस, इसके अलावा आपका जो सीएनजी है यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके रूप में घरों और वाहनों तक पहुंचाई जाती है। तो देखिए, प्राकृतिक गैस दो तरह का है, एक आपका है सीएनजी और एक है आपका पीएनजी। यानी कि पाइप नेचुरल गैस जो कि घरों में भेजा जा रहा है और सीएनजी ये आपका वाहनों में भेजा जा रहा है। फिर बोला जा रहा है कि पीएनजी गैस के माध्यम से घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति होती है, अधिक सुरक्षित होती है और ये सुविधाजनक बनती है। और जो सीएनजी आधारित वाहन है वो पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा देखिए, भारत में प्राकृतिक गैस के प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो बोला जा रहा है कि भारत में प्राकृतिक गैस के प्रमुख क्षेत्र जो है वो निम्नलिखित है। जैसे कि कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई, असम अराकान बेसिन, कंबे बेसिन गुजरात, राजस्थान बेसिन, ये सभी। और ये सभी आप सुंदर सा भारत का मैप बनाइएगा और वहाँ पे इसको जो है वो इंडिकेट कर दीजिएगा, तो 1 नंबर मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। झारखंड के संदर्भ में बोला जा रहा है कि झारखंड के झरिया एवं बोकारो के क्षेत्र में कोल्ड बेड मिथेन यानी कि CBM इसकी महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं और यह राज्य के लिए भविष्य का स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बन सकता है। इसके अलावा देखेंगे प्राकृतिक गैस के कुछ सकारात्मक प्रभाव, फिर उसका देखेंगे कुछ नकारात्मक प्रभाव। सबका मोर और लेस एक ही जैसा है। सकारात्मक प्रभाव आपका पहला है आर्थिक प्रभाव।
इसमें बोला जा रहा है कि प्राकृतिक गैस उद्योगों को अपेक्षाकृत सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराती है और इससे उत्पादन लागत जो है वो कम होती है तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धा इसमें भी क्या होता है, बढ़ती है। गैस अवसंरचना के विकास से निवेश जो है वो आकर्षित होता है तथा रोजगार के नए अवसर जो है वो उत्पन्न होते हैं। गैस पाइपलाइन परियोजना क्षेत्रीय विकास को भी गति प्रदान करती है। ये सभी हो गया आपका आर्थिक प्रभाव। फिर आपका कुछ इसका सकारात्मक प्रभाव देखेंगे सामाजिक में। तो बोला जा रहा है कि स्वच्छ ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। CNG और PNG के उपयोग से घरों और शहरों में प्रदूषण कम होता है। इसके अलावा गैस आधारित उद्योगों एवं अवसंरचना परियोजनाओं से रोजगार सृजन भी होता है, साथ ही साथ जीवन स्तर में भी सुधार होता है। पर्यावरणीय प्रभाव देखेंगे कि प्राकृतिक गैस कोयला एवं पेट्रोलियम की तुलना में अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन है और इसका लाभ क्या है कि ये कार्बन उत्सर्जन कम करते हैं, वायु प्रदूषण कम करते हैं, अम्लीय वर्षा में कमी करते हैं, बेहतर वायु गुणवत्ता लाते हैं और इस प्रकार भारत के जलवायु लक्ष्यों की जो भी प्राप्ति है उसमें ये जो है आपका सहायक हो जाते हैं प्राकृतिक गैस। अब हम लोग कुछ प्राकृतिक गैस के नकारात्मक प्रभाव देखेंगे और इसका कुछ चुनौती यानी कि चैलेंजेस देखेंगे। तो पहला इसका नकारात्मक प्रभाव है कि ये आपका मीथेन उत्सर्जन करेगा। तो बोला जाता है कि हालांकि प्राकृतिक गैस का दहन जो है वो अपेक्षाकृत स्वच्छ है, लेकिन इसके उत्पादन, भंडारण और परिवहन के दौरान मीथेन गैस का रिसाव हो सकता है और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है और इसलिए इसका जो रिसाव है जलवायु परिवर्तन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। आयात निर्भरता यानी कि भारत अपनी गैस आवश्यकता का बहुत बड़ा हिस्सा LNG यानी कि आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस आयात करके पूरा करता है और इससे हम लोग का जो है वो विदेशी मुद्रा व्यय बढ़ता है, वैश्विक मूल्य उतार चढ़ाव का भी प्रभाव पड़ता है और ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होती है। तीसरा, पाइपलाइन अवसंरचना की कमी है भारत में। तो भारत के अनेक राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों तक अभी गैस पाइपलाइन नेटवर्क नहीं पहुंचा है और इसके कारण गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा आती है। चौथा है सीमित घरेलू उत्पादन, यानी कि बोला जा रहा है कि घरेलू गैस उत्पादन मांग की तुलना में ये क्या है, कम है और इससे आयात निर्भरता बढ़ती है तथा ऊर्जा आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य है वो प्रभावित होता है। तो घरेलू गैस उत्पादन की मांग की तुलना में कम है, तो घरेलू गैस उत्पादन जो है वो मांग की तुलना में कम है, डिमांड ज़्यादा है, मांग और आपका सप्लाई कम है। फिर भू राजनीतिक जोखिम इससे भी है। तो बोला जा रहा है कि प्राकृतिक गैस का वैश्विक व्यापार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्रभावित होता है। जी हाँ, रशिया यूक्रेन युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में पड़ सकती है। इसके अलावा देखिए कि आपका प्राकृतिक गैस से संबंधित कुछ राष्ट्रीय पहल भी है। तो बोला जा रहा है कि इसके लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था यानी कि गैस बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि भारत सरकार ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाने का जो है वो प्रयास कर रही है और लक्ष्य है कि प्राकृतिक गैस को स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के प्रमुख माध्यम बनाया जाए। दूसरा इसका कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना चलाया जा रहा है कि इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो पूर्वी भारत के राज्यों तक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करना है और इससे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को क्या होगा, लाभ मिलेगा। इसके अलावा तीसरा आपका CDG यानी कि सिटी गैस वितरण करना है, यानी कि शहरी क्षेत्रों में PNG और CNG नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए कि सतत योजना भी चलाया जा रहा है, यानी कि जो आपका कंप्रेस नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित जैव गैस है इसका उत्पादन को बढ़ावा देकर प्राकृतिक गैस के विकल्प विकसित किए जा रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहल भी है जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट, ये कम कार्बन उत्सर्जन वाले ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर ये एक तरह से वैश्विक प्रयास किया गया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो कि ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए नीति सहयोग प्रदान करता है। इसके अलावा आपका गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम यानी कि GECF, ये आपका प्राकृतिक गैस उत्पादन देशों का ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है। भविष्य की संभावनाएं क्या है, तो भारत में प्राकृतिक गैस की भूमिका आने वाले दशकों में बढ़ने की संभावना है और इससे क्या होगा कि CNG वाहनों का विस्तार होगा, PNG नेटवर्क का विस्तार होगा, गैस आधारित उद्योगों का विकास होगा, LNG अवसंरचनाओं का विकास होगा और कोल बेड मीथेन और सेल गैस का दोहन होगा। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन के साथ समन्वय किया जाएगा और ये सभी जो पहल है वो भारत को स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर ले जा सकती है। इसका कुछ हम लोग आलोचनात्मक विश्लेषण देखेंगे, फिर लास्ट में निष्कर्ष कर दे जाएंगे।
तो बोला जा रहा है कि प्राकृतिक गैस को अक्सर ब्रिज फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि यह कोयला आधारित अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था के बीच एक तरह से पुल का कार्य करती है। यद्यपि यह पूर्णतः हरित ऊर्जा नहीं है, फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में यह ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करने का सबसे व्यवहारिक विकल्प है। भारत को घरेलू उत्पादन बढ़ाने, गैस अवसंरचना विकसित करने तथा मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित करने पर जो है वो विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा इसका लास्ट में हम लोग निष्कर्ष देख लेंगे। तो बोला जा रहा है कि प्राकृतिक गैस भारत के ऊर्जा संक्रमण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और यह कोयला एवं पेट्रोलियम की तुलना में अधिक स्वच्छ, दक्ष एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। और ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और परिवहन संरक्षण तथा सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए प्राकृतिक गैस का विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग जो है वो अब आवश्यक हो गया है। समझ में आ गया है? तो ये हम लोग 3 तो देख लिए हैं आपका पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। पहला देखें कोयला, दूसरा देखें हम लोग प्राकृतिक गैस, तीसरा देखें हम लोग पेट्रोलियम। अब हम लोग को एगो लास्ट देखना है, वो है आपका जल विद्युत ऊर्जा। और ये देख लेंगे ना तो फिर आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा के बाद। उसके बाद आपका ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोगों को नाभिकीय ऊर्जा वाला जो टॉपिक है, हालांकि नाभिकीय ऊर्जा भी आपका परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा के बारे में एगो डिटेल से एगो टॉपिक ही दिया हुआ है। तो हम लोगों को नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, क्या नहीं है, और फिर उसके बारे में देखना है कि भारत का जो भी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम रहा है, इन सभी के बारे में देखना है। और भारत में परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम जो है आपका 3 चरण में आया था, उन तीनों चरण को एक एक करके हम लोग को देखना है। फिर नाभिकीय विखंडन होता है क्या, नाभिकीय संलयन क्या होता है, ये सभी हम लोगों को जानना है। और फिर ये सभी देखने के बाद जो है वो आपका भारत के परमाणु नीति के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा देखेंगे हम लोग का जो आपका न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, जिसको हम बोलते हैं परमाणु कमांड प्राधिकरण यानी कि NCA, ये क्या है क्या नहीं वो पढ़ना है। फिर आपका NPT है यानी कि परमाणु अप्रसार संधि, वो क्या है उसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट में आपका CTBT के बारे में पढ़ना है, यानी कि CTBT क्या है क्या नहीं है उसके बारे में पढ़ना है, यानी कि CTBT के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है वो सभी पढ़ना है, तब जाकर ये आपका जो है वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लंबा है, थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन बहुत ही बेसिक है, ये पता होना ही चाहिए सभी को, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी फिर। तो इसके बाद जो है वो आप ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा सा, तब हम लोग जाकर जल विद्युत ऊर्जा यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परंपरागत स्रोत के अंतर्गत जल विद्युत ऊर्जा के बारे में। और ये जो जल विद्युत ऊर्जा है यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये आपका लास्ट होगा, ठीक है ना। यानी कि लास्ट कहने का सेंस क्या है कि हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं जिसमें आपका पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत और आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत पढ़ना है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ईंधन ऊर्जा, ये 5 पढ़ चुके हैं। और वहीं पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में हम लोग कोयला का ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, प्राकृतिक गैस ऊर्जा, ये तीनों पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे जल विद्युत ऊर्जा के बारे में, और ये आपका लास्ट होगा। इसके बाद जो आपका परमाणु ऊर्जा जो है वो भी आपका पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है, उसके बारे में बाकायदा अलग से 2 क्लास अलग से पढ़ेंगे उसके बारे में, क्योंकि परमाणु ऊर्जा ही केवल नहीं पढ़ना है, परमाणु ऊर्जा में उसके भीतर बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है। तो वो हम लोग एक अलग से एक क्लास में उसको देखेंगे परमाणु ऊर्जा को, ठीक है। 2 क्लास उसके लिए लगेगा, तो उसके लिए 2 क्लास अलग से आएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे जल विद्युत ऊर्जा यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। तो बोला जा रहा है कि 21वीं सदी में ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास विश्व समुदाय के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में उभरे हैं। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, डिजिटलीकरण एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है। ये सभी देखिए वर्ड कितना भारी भरकम है, ये सभी वर्ड अगर एग्जाम में लिखिए तो आज मतलब कि देखने से लगेगा कि आपका जो है वो भाषा पे पकड़ कितना अच्छा है। बस केवल बशर्ते आपको याद रहे और लिख पाइएगा तो ही। दूसरी ओर कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल, इसके अत्यधिक उपयोग से वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि तापमान में वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन की समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं। और ऐसे परिदृश्य में
जल विद्युत ऊर्जा एक स्वच्छ, नवीकरणीय, विश्वसनीय, दीर्घकालिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में एक विशेष महत्व रखती है अपना। ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा है जो बहते या ऊंचाई से गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को टरबाइन एवं जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके प्राप्त की जाती है। तो आपका दो तरह का एनर्जी होता है ना, एक आपका काइनेटिक एनर्जी और एक आपका स्टैटिक एनर्जी, ऐसे होता है ना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ये बोला जा रहा है कि जल विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा है जो बहते या फिर ऊंचाई से गिरते जल की स्थितिज और जो भी उसका गतिज ऊर्जा है इसके माध्यम से टरबाइन को घुमाएगा, और टरबाइन जो है वो जनरेटर को घुमाएगा, और उस जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में इसको परिवर्तित करके प्राप्त किया जाता है। और यह न केवल बिजली उत्पादन का साधन है बल्कि सिंचाई का, बाढ़ नियंत्रण का, पेयजल आपूर्ति का, मत्स्य पालन का, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास का भी प्रमुख आधार है। और इसी कारण जल विद्युत परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी कि मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट कहा जाता है। जैसे कि झारखंड में डीबीसी बना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, 7 जुलाई 1948 को। तो इसका पर्पस केवल बिजली बनाना नहीं था, इसका पर्पस बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई करना, पेयजल आपूर्ति करना, मत्स्य पालन करना, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, ये सभी था। इसलिए तो हम लोग इसको बोलते हैं मल्टीपर्पस रिवर वैली कॉर्पोरेशन, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यानी कि मल्टीपर्पस रिवर वैली कॉर्पोरेशन। जल विद्युत परियोजना की कार्य प्रणाली क्या है? तो यहाँ पे देख लीजिए, P इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब PGQH और N होता है। ये क्या है क्या नहीं, आपको इसमें साइंस में घुसना नहीं है, बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा रट लीजिएगा एग्जाम में लिखने के लिए, और सबका अर्थ केवल बता दीजिएगा कि P का अर्थ होता है शक्ति यानी कि पावर, फिर छोटा जो P जैसा दिख रहा है उसका अर्थ होता है जल का घनत्व यानी कि वाटर का डेंसिटी, छोटा जो G है वो आपका गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और Q जो है वो आपका जल का प्रवाह है यानी कि वाटर का फ्लो है, H जो है वो आपका ऊंचाई है यानी कि हेड है, आपका एल्टीट्यूड है, और जो N जो है वो आपका दक्षता है यानी कि एफिशिएंसी है। सिंपल से यही बात है, इसको रट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सरल प्रक्रिया क्या है कि आप बांध बनाओ या फिर जलाशय बनाओ, उसमें आप जल का संचयन करो, आप उसके बाद उच्च दाब से वहाँ पे जल का प्रवाह करो, और जब आप हाई प्रेशर में जल का प्रवाह करोगे तो ऐसे में टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन घूमेगा तो इससे जनरेटर जो है वो सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, और जनरेटर के द्वारा फिर विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, और ये जो बिजली उत्पादन होगी उसको आप राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ दोगे। राष्ट्रीय ग्रिड यानी कि ऑन शोर वाला, ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड नहीं। जल विद्युत ऊर्जा का महत्व क्या है, अब हम लोग उसको देखेंगे। तो ये आपका नवीकरणीय और अक्षय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि बोला जा रहा है कि जल विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, और पृथ्वी पर जल चक्र यानी कि हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है वो लगातार चलते रहता है, जिसके कारण जल संसाधनों का पुनर्भरण बार बार होते रहता है। आप एक बार देखोगे जल संसाधन कम होंगे फिर उनका पुनर्भरण हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जल विद्युत ऊर्जा जो है वो सबसे बड़ा महत्व यही है कि यह आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है ना, और ये पृथ्वी पर जल चक्र लगातार चलता रहता है। सौर एवं पवन ऊर्जा की तरह यह भी प्राकृतिक स्रोतों पर आधारित है और ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ये भी प्राकृतिक स्रोतों पर ही डिपेंड करता है, बट इसमें ईंधन की आवश्यकता होती है क्या, तो नहीं होती है। इसलिए यह भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अस्थायी विकल्प के रूप में ये जाना जाएगा। इसका महत्व क्या है, तो ऊर्जा का ये दीर्घकालिक स्रोत देगा, ईंधन लागत बहुत ही शून्य है यानी कि बहुत ही कम है, एकदम ना के बराबर है, सतत विकास को ये बढ़ावा देगी, भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करेगी। ऊर्जा सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता इसका दूसरा महत्व है। तो भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बहुत बड़ा जो भाग है वो आयातित तेल और गैस से पूरा करता है, और इससे जो विदेशी मुद्रा भंडार है या विदेशी मुद्रा का दबाव बढ़ता है हमारे ऊपर, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता का भी प्रभाव पड़ता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर इनइक्वालिटी आया है या फिर अस्थिरता आई है तो इसका प्रभाव हमारे यहाँ दिखेगा। अभी देखिए गल्फ कंट्री में अगर वॉर हो जाएगा या फिर कोई भी अन्य वॉर होगा तो इससे दिखेगा कि तेल का दाम बढ़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। जल विद्युत ऊर्जा पूर्णतः घरेलू संसाधनों पर आधारित होती है, और इसलिए इसका जो विकास है भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाता है। इसका लाभ देखिए,
तो ये आयातित ईंधन पर निर्भरता को कम करेगा, साथ ही साथ विदेशी मुद्रा की बचत करेगा, ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता करेगा और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को ये और भी ज़्यादा सुदृढ़ करेगा। स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा इसको बढ़ावा देगा कैसे? तो कोयला आधारित जितने भी बिजली घर हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य जैसे बहुत सारे प्रदूषक गैस निकलती है। और इसके विपरीत अगर जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो यहाँ पे बिजली उत्पादन के दौरान लगभग नगण्य यानी कि एकदम ना के बराबर कार्बन उत्सर्जन होता है। परिणाम क्या है? वायु प्रदूषण में कमी होगी, जल परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सकता है, नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा गया है 2070 तक उसको प्राप्त करने में सहायता देगा, हरित अर्थव्यवस्था का ये विकास करेगा। चौथा इसका महत्व है कि ये उच्च दक्षता को बढ़ाता है, यानी कि जो आपका हाई एफिशिएंसी है उसको बढ़ाता है। तो बोला जा रहा है कि जल विद्युत संयंत्रों की जो एफिशिएंसी होती है, जो दक्षता होती है वो 85 से 90% तक की होती है, जबकि ताप विद्युत संयंत्रों की जो दक्षता होती है वो आपका 50 से 55% ही होता है। और इसका अर्थ है कि उपलब्ध ऊर्जा का अधिकतम उपयोग जो है वो संभव हो पाता है। इससे लाभ क्या है कि ऊर्जा हानि, ट्रांसमिशन जो लॉस होता है वो कम होगा, कम लागत में बिजली का उत्पादन होगा, अधिक उत्पादन होगा, दीर्घकालिक आर्थिक लाभ देंगे। इसके अलावा पांचवा इसका लाभ है पीक डिमांड प्रबंधन, यानी कि विद्युत मांग दिन भर समान रहती पीक डिमांड प्रबंधन यानी कि विद्युत की जो मांग है वो दिन भर समान नहीं रहती है। शाम एवं औद्योगिक समय में इसकी जो है मांग अधिक होती है। दिन के टाइम में देखिए कि आपको बिजली का ज़्यादा आवश्यकता नहीं होता, लेकिन रात होते ही और जब भी औद्योगिक चलता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता है, इंडस्ट्री चलता है, तब ऐसे में आपको ज़्यादा इसका डिमांड बढ़ता है। और जल विद्युत संयंत्रों को कुछ ही मिनटों में चालू या फिर बंद भी किया जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग पीक डिमांड को पूरा करने में ये अत्यंत उपयोगी होते हैं। इसका और भी बहुउद्देशीय महत्व होता है, जैसे कि आपका सिंचाई विकास को बढ़ावा देता है, यानी कि भारत की कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है, तो ऐसे में जलाशयों एवं बांधों से वर्ष भर सिंचाई जल उपलब्ध कराया जा सकता है। मतलब जलाशयों में और बांधों से वर्ष भर सिंचाई जल उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे प्रभाव क्या होगा? कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, बहुफसली खेती होगी, खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ होगा, किसान की आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। उदाहरण क्या है? तो जैसे कि आपका भाखड़ा नांगल परियोजना चल रहा है, इंदिरा गांधी नहर प्रणाली चल रहा है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन चल रहा है, DBC। और भी इसका है महत्व बहुउद्देशीय में, जैसे कि बाढ़ नियंत्रण करता है, यानी कि भारत में देखिएगा तो हर वर्ष अनेक क्षेत्र जो है वो बाढ़ से प्रभावित होते हैं और जलाशय अतिरिक्त जल को संग्रहित करके बाढ़ की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी जो है उसको कम करता है। उदाहरण के लिए हीराकुंड डैम बाढ़ नियंत्रण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। साथ ही साथ इसकी बहुउद्देशीय पर्पस में देखिए उद्देश्य में कि ये पेयजल उपलब्धता भी करवाता है, यानी कि जलाशय शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध भी कराता है। इससे लाभ क्या है? तो जल संकट में कमी होती है, शहरी विकास को समर्थन मिलता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में क्या होता है जो है वो सुधार होता है। इसका उद्देश्य है जैसे कि मत्स्य पालन, तो बांधों के जलाशयों मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त वातावरण जो है वो प्रदान करते हैं। प्रभाव क्या होगा? ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा, पोषण सुरक्षा बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था का क्या होगा? विकास होगा। साथ ही साथ ये पर्यटन को भी बढ़ावा देती है, यानी कि बांध एवं जलाशय पर्यटन एवं मनोरंजन गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए टिहरी झील, भाखड़ा नांगल और मैथन जलाशय, ये सभी वाटरफॉल वगैरह है कि नहीं है। भारत में जल विद्युत ऊर्जा की स्थिति क्या है? तो भारत विश्व के प्रमुख जल विद्युत क्षमता वाले देशों में से एक है। प्रमुख क्षेत्र क्या है? हिमालयी नदी प्रणाली, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, गंगा बेसिन, पश्चिमी घाट। अग्रणी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है इत्यादि। झारखंड में जल विद्युत ऊर्जा की बात करें तो बोला जाता है कि झारखंड में विशाल हिमालयी नदियां नहीं है, फिर भी दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण जल विद्युत विकास हुआ है। आप उसको यहाँ पे थोड़ा सा उसका डायमेंशन जोड़ सकते हो DBC का, और उसका भी डायग्राम वगैरह बना दीजिएगा, उसमें कौन कौन से 8 बांध बनाए गए हैं, कहाँ पे कितने अवरोधक बांध बनाए गए हैं, ये सभी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। प्रमुख परियोजनाओं की बात करेगा DBC के अंतर्गत तो मैथन है, पंचेत है, तिलैया है, कोनार है, इन सभी का उसमें जिक्र कर दीजिएगा। और इन परियोजनाओं ने बिजली उत्पादन के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण और औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण जो है वो योगदान दिया है। ठीक है, तो इन सभी डायमेंशन को भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसका कुछ आर्थिक आयाम भी है। आर्थिक आयाम में देखिएगा कि पहला आपका सकारात्मक देखेंगे, फिर आपका जो है वो नेक्स्ट देखेंगे नकारात्मक प्रभाव। आर्थिक आयाम में इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है कि जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों को सस्ती और स्थिर बिजली उपलब्ध कराती है। परिणाम क्या होगा? औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादन लागत में कमी आएगी, निवेश आकर्षण होंगे और क्षेत्रीय विकास होगा।
फिर बोला जा रहा है कि इसके क्षेत्रीय विकास होंगे, साथ ही साथ निर्माण चरण में बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे तथा संचालन चरण में तकनीक और प्रशासनिक रोजगार भी उपलब्ध होंगे। यही बात है। इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे कि जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, तो समस्या क्या होगा, भूमि अधिग्रहण लागत बहुत ज़्यादा होगा, पुनर्वास का व्यय बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, इस परियोजना में विलंब भी होता है और लागत वृद्धि होता है। सामाजिक आयाम देखेंगे, उसको भी सकारात्मक और नकारात्मक देखेंगे। जैसे कि सकारात्मक देखेंगे तो बोला जाता है कि जल विद्युत परियोजनाएं बिजली, सड़क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देती है और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण से जीवन स्तर में क्या होता है, धीरे धीरे सुधार होता है। इसका कुछ नकारात्मक पक्ष भी है, जैसे कि बोला जा रहा है कि बड़े बांधों के कारण लाखों लोगों का क्या हुआ, विस्थापन हुआ है और प्रमुख समस्याएं क्या है कि आजीविका का नुकसान होता है, सांस्कृतिक पहचान का संकट आता है, आदिवासी समुदायों पर प्रभाव आता है और पुनर्वास संबंधी जो है वो आपका विवाद होता है। उदाहरण है कि आपका सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से जुड़े पुनर्वास विवाद व्यापक चर्चा का जो है वो विषय रहे हैं। पर्यावरणीय आयाम देखिएगा तो बोला जाता है इसके सकारात्मक कुछ है, जैसे कि कम कार्बन उत्सर्जन करता है, एकदम ना के बराबर में, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देता है, जीवाश्म ईंधनों पर जो निर्भरता है उसको भी कम करता है। इसका नकारात्मक प्रभाव है कि वनों की कटाई होगी, जलाशय निर्माण हेतु बड़े क्षेत्रों में वन कटाव होता है और इससे जैव विविधता हानि होती है, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास जो है वो प्रभावित होते हैं, नदी पारिस्थितिकी तंत्र में भी परिवर्तन होता है, मछलियों का जो है प्रवास वो भी माइग्रेशन वो भी बाधित होता है और तल छठ प्रवाह क्या हो जाता है, कम होता है, डेल्टा का भी क्षरण होता है। और इसका कुछ भू राजनीतिक आयाम भी है, तो बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नदियों पर बांध निर्माण कई बार दो देशों के बीच में जो है वो विवाद का कारण बनता है या फिर दो राज्यों के बीच में भी बन रहा है। उदाहरण के लिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत और चाइना के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में कोसी और गंडक नदी, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी प्रणाली। और इसीलिए जल विद्युत परियोजनाएं जल कूटनीति यानी कि वाटर डिप्लोमेसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जल विद्युत परिवर्तन में जलवायु परिवर्तन एवं जल विद्युत दोनों में क्या संबंध है, तो बोला जा रहा है कि जल विद्युत ऊर्जा जलवायु परिवर्तन से निपटने का भी साधन है और उसे प्रभावित भी होती है। तो बोला जा रहा है इसका सकारात्मक प्रभाव है कि आपका कार्बन उत्सर्जन कम करता है, हरित ऊर्जा को उत्पादन करता है, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, अनियमित वर्षा, ग्लेशियरों का पिघलना, सूखे की घटनाएं, ये सभी इसका डिमेरिट्स है और इनसे जल विद्युत उत्पादन प्रभावित हो सकता है। कभी सूखा हो गया, कभी ग्लेशियर पिघले, कभी बहुत ज़्यादा अनियमित वर्षा हो जाएगा, तो ये सभी आपका प्रभावित होगा कि नहीं होगा। राष्ट्रीय पहल देखेंगे तो आपका राष्ट्रीय जल विद्युत नीति लाया गया था, जिसके तहत बोला जा रहा है कि जल विद्युत क्षेत्र में निवेश को और विकास को प्रोत्साहन दिया गया। इसके अलावा आपको देखिएगा कि पंप स्टोरेज परियोजनाएं चलाई गई, जिसके माध्यम से सौर और पवन ऊर्जा के भंडारण के लिए महत्वपूर्ण था। इसके अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें बोला गया कि अरुणाचल प्रदेश और अन्य जो राज्य है वहाँ की क्षमता का उपयोग किया गया। ग्रीन एनर्जी मिशन चलाया गया, तो बोला जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा मिशन से जलवायु या जल विद्युत की जो है भूमिका बढ़ी है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जैसे कि आपका पेरिस एग्रीमेंट, इसके अलावा आपका इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन, इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये सभी जो है वो हम लोग पीछे पड़ चुके हैं, वही यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। और ये सभी संस्थाएं जो है वो और ये सभी जो पहल है वो स्वच्छ और सतत जल विद्युत विकास को क्या करती है, बढ़ावा देती है। कुछ चुनौती भी है, जैसे कि लैंड एक्विजिशन यानी भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट, पर्यावरण का मंजूरी लेना, जैव विविधता का संरक्षण करना, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राज्यीय जल विवाद, अंतर्देशीय जल विवाद, उच्च प्रारंभिक लागत, ये सभी क्या है, इसकी समस्याएं हैं, चुनौती है। भविष्य की संभावनाएं क्या है, तो भारत की विशाल जल विद्युत क्षमता का बहुत बड़ा भाग अभी भी अप्रयुक्त है, विशेषकर उत्तर भारत में और खास करके जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पे अभी भी जो है वो जल विद्युत का क्षमता अभी भी मौजूद है, लेकिन उसका हम लोग यूज नहीं कर पा रहे। भविष्य के अवसर देते हैं एक तरह से पंप स्टोरेज परियोजनाओं को अगर हम लोग बेहतर करेंगे तो ये हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा। लघु जल विद्युत परियोजनाओं को इस्टेब्लिश करने में ये सहायता देते हैं। इसके अलावा स्मार्ट ग्रिड एकीकरण हम लोग कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संतुलन कर सकते हैं और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बिजली आपूर्ति जो है वो इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। आलोचनात्मक विश्लेषण क्या है कि जल विद्युत ऊर्जा भारत के ऊर्जा संक्रमण का महत्वपूर्ण स्तंभ है और यह स्वच्छ, विश्वसनीय एवं बहुउद्देशीय ऊर्जा स्रोत होने के साथ साथ कृषि, जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण एवं क्षेत्रीय विकास में भी योगदान देती है। किंतु बड़े बांधों से उत्पन्न पर्यावरणीय क्षति, सामाजिक विस्थापन एवं पारिस्थितिकी असंतुलन जैसी चुनौतियों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसलिए भविष्य की नीति सतत एवं समावेशी जल विद्युत विकास पर आधारित होनी चाहिए। ये हो गया आपका आलोचनात्मक विश्लेषण। ओवरऑल इसका फिर हम लोग निष्कर्ष देंगे
कि जल विद्युत ऊर्जा भारत के लिए केवल बिजली उत्पादन का माध्यम नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, जल संसाधन प्रबंधन, कृषि विकास, बाढ़ नियंत्रण, क्षेत्रीय संतुलन या संतुलित विकास एवं हरित अर्थव्यवस्था का आधार भी है। और यदि पर्यावरणीय संरक्षण, सामाजिक न्याय एवं तकनीकी दक्षता के साथ इसका विकास किया जाए तो यह भारत के सतत विकास का जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, उसको प्राप्त करने में। समझे? जी हाँ, तो ये आपका इम्पोर्टेंट था। और इस तरह से देखिएगा कि आपका जो जल विद्युत ऊर्जा है ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज के क्लास में हम लोग 4 तरह के पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत है इनको हम लोग देखे, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़े। एक और आपका पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के एग्जाम्पल है जैसे कि परमाणु ऊर्जा, और उस परमाणु ऊर्जा के लिए हम लोग बाकायदा 2 क्लास अलग से लेकर आएंगे और परमाणु ऊर्जा के बारे में आपको डिटेल से 2 क्लास में समझाया जाएगा। उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से उसके सभी बारीकियों को समझाया जाएगा ताकि आप एक बेहतर स्थिति में आ जाओगे आंसर लिखने के। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है। तो अब हम लोग इसके आगे का थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। सो एक मिनट रुकिए ज़रा सा। तो ये हम लोग का जो है वो ऊर्जा यानी कि एनर्जी वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें पहला जो पार्ट है ऊर्जा वाला टॉपिक का, देखिए टॉपिक में सिंपल सा बात लिखा हुआ था कि देश की ऊर्जा की मांग, यानी कि देश की जो ऊर्जा की मांग क्या है वो हम लोग जाने। फिर पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जानना था, जिसमें हम लोग पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत आज पढ़े हैं, जिसमें हम लोग कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत ऊर्जा इसके बारे में देख चुके हैं। एक आपका परमाणु ऊर्जा बचा हुआ, वो हम लोग कल देखेंगे 2 क्लास में। इसके अलावा हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, जिसमें हम लोग सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, फिर आपका जैव ईंधन ऊर्जा को देखे। इसमें आपका ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा को हम लोग छोड़ दिए, वो सब लोग नहीं जानेंगे। उसका केवल आप बेसिक आइडिया ले लीजिएगा 2-4 पॉइंट का, बस क्लियर है। बाकी बस इतना ही कंटेंट आप तैयार रखिए ना, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में। इसके बाद सिलेबस में लिखा हुआ आपका परमाणु ऊर्जा, यानी कि इस परमाणु ऊर्जा के बारे में डिटेल से पढ़ना है आपको। इसके बारे में, इस परमाणु ऊर्जा के बारे में आपको डिटेल से जानना है। फिर परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, फिर उसका गुण और उसका दोष पढ़ना है, और उसके बाद परमाणु नीति की जो भी प्रवृत्तियाँ रही है यानी कि जो भी ट्रेंड्स रहा है वो जानना है, और फिर आपको एनपीटी और फिर सीटीबीटी के बारे में पढ़ना है। बस यही टॉपिक है आपका दिया हुआ। तो फिर हम लोग परमाणु ऊर्जा, उसका गुण और उसका दोष, परमाणु नीति की प्रवृत्तियाँ क्या रही है वो जानेंगे। फिर आपका एनपीटी और आपका सीटीबीटी को जो कॉन्सेप्ट रहा है वो हम लोग जान लेंगे, तब जाकर जो है वो आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो सिलेबस में सिंपल लिखा हुआ है टॉपिक में कि देश की ऊर्जा की मांग क्या है वो हम लोग जान गए हैं। फिर आपका पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जानना था, तो हम लोग पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में 5 को देखे और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में भी 5 तरह का हम लोग स्रोत देखे, बस क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोगों को अब केवल परमाणु ऊर्जा जानना है, फिर परमाणु ऊर्जा का गुण, परमाणु ऊर्जा का दोष जानना है, फिर परमाणु नीति की जो भी प्रवृत्तियाँ रही है वो जानना है, फिर हम लोग को एनपीटी और आपका सीटीबीटी जानना है, और उसके बाद जो है वो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 क्लास और लगेगा, और उसमें हम लोग परमाणु नीति पढ़ेंगे, उसका गुण और उसका दोष पढ़ेंगे, परमाणु नीति की प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे, और फिर उसका सीटीबीटी और उनके बारे में, एनपीटी के बारे में पढ़ेंगे। तब जाकर पूरा जो है वो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम लोग वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।